हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने इको का 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हम लोग एक एक सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर ले। तो अभी मैं इसका 5th चैप्टर यानी गरीबी की शुरुआत कर रही हूँ, ताकि एक एक हमारा चैप्टर एक एक हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए। अभी हम पढ़ेंगे गरीबी। गरीबी किसे कहते हैं? यानी समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपनी मूलभूत यानी कम से कम जो आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता है, उसे हम गरीबी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें अपनी सबसे न्यूनतम आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपने सुना होगा, ये हमारी सबसे कम ज़रूरत है। यानी इसकी भी अगर व्यक्ति को पूर्ति नहीं हो जाती है, संतुष्टि नहीं मिलती है उनकी आवश्यकताओं को, तो उसे हम गरीबी कहते हैं। आप हैं गरीबी का अर्थ। जब समाज का एक वर्ग अपने मूलभूत न्यूनतम जीवन यानी ऐसा कोई भी वर्ग जो हमारे अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता है, उनकी उस परिस्थिति को ही गरीबी कहते हैं। यदि समाज का एक बड़ा वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन के स्तर से युक्त हो, तो समाज में व्यापक गरीबी यानी उस समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ऐसा कहा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी का उद्घाटन करने का प्रयास हुआ, परंतु गरीबी एक सापेक्षिक संकल्पना, उसी का अर्थ समय, स्थान और समय बदलता रहता है। यानी ऐसा नहीं है हर समय हर व्यक्ति गरीब रहेगा, हर स्थान पर गरीब रहेगा वो या एक समाज जैसा कि वो हमेशा गरीब रहेगा, इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। कोई भी गरीब व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता, यह एक प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है। गरीबी के अलग अलग अर्थघटनों को दो भागों में बांटा है। गरीबी की परंपरागत अथवा आय रूपी गरीबी, और दूसरा होता है गरीबी का आधुनिक अर्थात गैर आय रूपी गरीबी। गरीबी के आय रूपी दृष्टिकोण के जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तु सेवाओं को खरीदी करने के लिए व्यक्ति को आय और खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। अब जितना जिस व्यक्ति के पास इनकम होगी उसके अनुसार ही वह व्यक्ति अपना पैसा खर्च करेगा। इनकम ही नहीं है तो वो अपनी समस्त जो न्यूनतम आवश्यकता उनको भी पूरी नहीं कर सकता, वो होता है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा के द्वारा निश्चित आय खर्चे के न्यूनतम से भी कम आय प्राप्त होना, यानी उनके खर्चे तो हैं लेकिन उनके पास इनकम नहीं है, तो वो होती है न्यूनतम यानी गरीबी रेखा। यानी गरीब हैं लेकिन वो काफ़ी गरीब माने जाते हैं। भारत में गरीब रेखा के लिए आवश्यक निश्चित न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने के लिए अब उनके पास हर व्यक्ति को अपने शरीर में कैलोरी की आवश्यकता होती है, उसके लिए पौष्टिक खाने की आवश्यकता ज़रूरी है, यानी न्यूनतम उपभोग को भी ध्यान में रखा जाता है। परंतु इस पद्धति में निश्चित गरीबी की मर्यादा है, जो कि उन्हें न्यूनतम कैलोरी भी प्राप्त नहीं हो सकती। उनका कारण कि उनके पास इनकम जो होती है वो काफ़ी ही न्यूनतम होती है, काफ़ी भी कम मात्रा में होती है। गरीबी रेखा भुखमरी की स्थिति नहीं है। न्यूनतम जीवन स्तर की संकल्पना में भोजन के अतिरिक्त अन्य बातें जैसे कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वच्छ पीने का पानी, ये सब इनके लिए आवश्यक है, और इन सभी सुविधाओं का इसमें समावेश भी किया जाता है। गरीबी के आधुनिक अध्ययन के रूप में गैर आय रूपी गरीबी की ख्याल अधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिक अर्थशास्त्र के मत अनुसार आय रूपी गरीबी वह गरीब का एक महत्वपूर्ण पहलू, परंतु उस पर मानव जीवन के छोटे हिस्से का ही ख्याल आता है। कार्य करने पसंदगी के लिए स्वतंत्र लोगों के पास उपलब्ध होती है, वह गरीबी के पास कभी नहीं होता। जो गरीब व्यक्ति है उनके पास कोई सी भी ऐसी वस्तु नहीं होती जिनसे उनके पास इतनी इनकम नहीं होती जिससे कि वो अपनी समस्त आवश्यकताओं को समस्त नहीं, वो न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते हैं, उनसे भी वो वंचित रह जाते हैं। मानव जीवन के विकास के हेतु आवश्यक बातें जैसे शिक्षा, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसर, उपलब्धता, पसंदगी, स्वाभिमान, गौरवपूर्ण जीवन का भी विचार होना आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने यानी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से रहना, ये सब व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और ये उनको सभी को विचार भी करना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास अहवाल में मानव विकास आंक और मानव गरीबी आंक की गणना मुख्य 3 बात साक्षरता, स्वच्छता, जीवन स्तर का समावेश इन तीनों में किया गया है। गरीबी का स्वरूप, गरीबी का स्वरूप क्या है? निरपेक्ष गरीबी।
जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक चीज वस्तु सेवा खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय और खर्च न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाती वो होती है गरीबी रेखा। इसमें आय कम होती है और खर्चा अधिक होता है। जो वो खर्चा नहीं कर पाते तो वो निरपेक्ष गरीब कहलाता है। निरपेक्ष गरीबी संपूर्ण गरीबी के रूप में ही मानी जाती है, यानी वो पूर्ण रूप से गरीब है। निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना में गरीबी रेखा के तहत जीवन जीने वाले निश्चित वर्ग को निर्धारित कर सकते हैं। विशेष गरीब वर्ग की गरीबी घटाने की लक्ष्य आधारित निश्चित प्रकार की नीतियाँ भी इसमें बनाई जाती है। पहला है, इसमें है गरीबी रेखा। गरीबी के निरपेक्ष स्तर का अंदाजा प्राप्त करने में अनाज, दाल, दूध, मक्खन इत्यादि न्यूनतम भौतिक प्रमाण की जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जो हर व्यक्तियों को इनकी आवश्यकता पड़ती है खाने के लिए। तो इनके पास प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च गरीबी रेखा है, यानी वो अपने इन सब चीज़ों को खुले दिल से, खुले पैसे, खुली जीवनचर्या नहीं कर सकते हैं। उनके पास इतनी इनकम नहीं हो सकती कि वो इतना अच्छा खाना वगैरह कर सकते हैं, यानी उनमें वो कटौती कर देते हैं। जब प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग निश्चित करने के लिए आयोजन की शुरुआत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति हर व्यक्ति को 2400 कैलोरी, यानी जो गाँव में रहने वाले हैं तो 2400 कैलोरी और जो शहरों में रहते हैं उनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्योंकि ग्रामीण में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए होती है कि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो उनमें उनकी परिश्रम ज़्यादा लगता है, इसलिए उनको कैलोरी की भी आवश्यकता अत्यधिक होती है। जबकि शहरों में इतनी परिश्रम उन्हें नहीं करना पड़ता। 1969 में यह आयोजन मंजूर किया गया था। 1960-61 की कीमत के आधार वर्ष मानकर यह 20 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति के मासिक प्रति व्यक्ति 20 रुपये होनी चाहिए। यह था 1960-61 में। दांडेकर रथ इस कार्य पद्धति के आधार पर ग्रामीणों के लिए 1960-61 के 15 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति और शहरों वालों के लिए 22.5 मासिक, क्योंकि शहरों में खर्चे ज़्यादा होते हैं बनस्पत की आम ग्रामीण क्षेत्रों में कम होते हैं। लेकिन 1993 के लिए 1973-74 को आधार कीमत पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49 और शहरी क्षेत्रों के लिए 57 मासिक प्रति व्यक्ति खर्च, यानी इतना खर्च का अनुमान लगाया गया था। गरीबी रेखा की गणना करने की पद्धति सबसे बड़ी मर्यादा है। इसमें सिर्फ कैलोरी उपभोग को आधार के रूप में लिया जाता है, परंतु गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति है। भूख कोई शारीरिक परिस्थिति है जिससे गरीबी रेखा भुखमरी रेखा बन जाती है। अगर व्यक्तियों को खाने को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो उनकी वो भुखमरी वाली स्थिति मानी जाती है, यानी भूख के द्वारा जो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। उनकी जरूरी की व्यवस्थित पौष्टिक संतुलन, आहार, स्वास्थ्य, बिजली, रसोई, ईंधन, कपड़ा, शिक्षा पर किया गया खर्च इत्यादि, इन सबका समावेश भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। 2009 में सरकार को सौंपा गया। सरकार ने ये प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपने अहवाल में 1909 में यह सरकार को सौंपा गया था। आवश्यक खर्च के अतिरिक्त क्षेत्र और स्वास्थ्य हेतु खर्च का समावेश भी इसमें किया गया। 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च, यानी उपभोग जो अपनी आवश्यकता के लिए जो खर्च किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 और शहरों के लिए 1000 गरीबी रेखा के रूप में निश्चित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी निश्चित करने के लिए गरीबी रेखा सामान्य रूप से किसी एक वर्ष के दौरान औसत व्यय आयु के व्यक्ति के द्वारा उपभोग में किए जाने वाले आवश्यक संसाधन हेतु खर्च के द्वारा निश्चित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण विश्व बैंक के द्वारा 2005 में समक्रय शक्ति यानी पीपी के आधार पर दैनिक आय $1.25 निश्चित किया गया। 1990 में $1 था और 2015 में वह दैनिक आय $1.90 निश्चित किया गया। अब है भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण, यानी भारत में निरपेक्ष गरीबी है उसका प्रमाण कितना है।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जब सर्वे किया गया था उस समय 68वें राउंड पर 2011-12 में प्रति संयुक्त परिवार खर्च के आंकड़ों का उपयोग करके तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार भारत में 2004 में गरीबी का निर्माण था 37.2 था, जो 2011 में घट करके 21.9 रह गया। यानी गरीब जो व्यक्ति थे उनका अनुपात कम हो गया है 2004-5 की अपेक्षा में। अभी 2011-12 में जब किया गया था सर्वे उस समय था 21.9, इतने लोग ही गरीबी रेखा के नीचे थे। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का प्रमाण 2004-5 में 41.8 था और 2011 में वह घट करके भी 25.7 रह गया, जबकि शहर में 2004-5 में गरीबी का प्रमाण 25.7 था, जो घट करके 2011 में 13.7 ही रह गया। यानी लोग अपनी मेहनत के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जो गरीबी रेखा में थे वो अब थोड़े मेहनत के जरिए इतनी मेहनत करके परिश्रम करते हैं कि उनकी इनकम में भी बदलाव, आय में भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे वो गरीबी रेखा के गरीब नहीं माने जाते। भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण, ये 2011-12 में जब राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण आंका गया था उस समय का था। ऊपर इसमें 10% से कम गरीबी दर्शाने वाले राज्यों में गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश इनका समावेश होता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर 10% से भी कम लोग गरीब हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा राज्य में 10 से 20% गरीबी का प्रमाण है, और जबकि पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 20 से 30, मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश में गरीबी का प्रमाण 30 से 40% देखने को मिला है। 2013 में प्रकाशित वार्षिक अहवाल के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में सबसे कम गरीबी 5.09 गोवा में थी। यानी गोवा एक ऐसी जगह है वहाँ पर गरीब काफ़ी कम मात्रा में पाए गए थे, और सबसे अधिक गरीबी का प्रमाण छत्तीसगढ़, यानी आज भी छत्तीसगढ़ में लोग ज़्यादा गरीब हैं। अब है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना में आधार मुक्त न्यूनतम आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग करने को ध्यान में लिया गया है। सापेक्ष गरीबी की संकल्पना में समाज में रहने वाले अलग अलग वर्ग के बीच आय के असमान वितरण को भी ध्यान में लिया जाता है। यानी वर्ग अलग अलग है तो उनके अनुसार ही उनके आय में भी असमानता देखने को मिलती है। सापेक्ष गरीबी के अध्ययन के अनुसार समाज के लोगों को अलग अलग आय के वर्गों में विभाजित किया गया। यानी कहाँ पर लोगों को कम, यानी अलग अलग अगर वर्ग में बांट दिया जाए तो लोगों की अलग अलग वर्ग के अनुसार इनकम भी अलग अलग ही दर्शाई जाती है, उन्हें उस प्रकार से ही प्राप्त होती है। ऊपर के उदाहरण में समूह 2 में समाज वर्ग की आय समूह 1 में समाज वर्ग की आय से अधिक है। यानी तुलना अगर हम करते हैं आय का समूह तो एक 0 से 30,000 पहले समूह है, दूसरे में 30 से 1 लाख है, तीसरे में 1 लाख से 3 लाख, चौथे समूह यानी अलग अलग वर्गों में अगर बांट दी जाए तो ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से वर्ग है कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग आय प्राप्त होती है। ये 5.3 हमारे कोर्स में अभी कट ऑफ हो गया, तो ये हमारे में आएगा नहीं। अब हमारा आएगा 5.4 और 5.5 गरीबी के कारण। इससे पहले वाला जो मैंने नहीं पढ़ाया ये हमारा अभी कट ऑफ हो गया, यानी ये अभी हमारे कोर्स से निकल गया है। गरीबी के कारण, गरीबी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें पहला ऐतिहासिक कारण। इतिहासकार बताते हैं कि 17वीं सदी में भारत अधिक प्रमाण में शहरीकृत और व्यावसायिक राष्ट्र था। भारत सूती वस्त्र का निर्यात करने में मुख्य है। पहले हमारा क्या था कि भारत के द्वारा ही सूती वस्त्र दूसरे देशों में भेजा जाता था और सबसे मुख्य स्थान भारत का ही था। उसके साथ ही सिल्क, मिर्च, मसाले, चावल निर्यात करता था। ये सब भी हमारे भारत से ही विदेशों में जाते थे। परंतु भारत में अंग्रेज, फ्रेंच, डच प्रजा के आगमन ये जब आए हमारे भारत में तो क्या हुआ, हमारे साम्राज्य का शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे
हमारे कृषि की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे, उद्योगों की स्थिति और कृषि की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान विविध कारण से भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति भी नाजुक बन गई। एक तरफ भारत में कृषि और फिर किसान लोग किस पर आधारित होते हैं, जो किसान लोग जो खेती करते हैं वो बारिश के ऊपर ही निर्भर होते हैं। अब बारिश भी हमारे में हमेशा तो आती नहीं, उसका भी कुछ समय होता है, उसके अनुसार ही वो खेती करते थे। और ब्रिटिश शासन ने सिंचाई के लिए उन्हें पूंजी निवेश करने की रुचि भी नहीं दिखाया। फिर अब बारिश तो समय पे ही आएगी, उस समय तो फसल उपजा फसल बो दी जाती है, लेकिन जब बारिश नहीं आती तो उसके लिए हमें कृषि के लिए सिंचाई करने की सुविधा भी उपलब्ध उन्होंने नहीं करवाई थी। इसके बाद जिससे क्या कि बार बार अकाल पड़ना, जमींदारी में बढ़ता हुआ, अब फिर जब अकाल पड़ेगा तो अकाल पड़ता है तो बोझ किस पे पड़ता है, हम लोग जो किसान लोग होते हैं, जमींदार, साहूकार, इनसे पैसा उधार लेना शुरू करते हैं, किया गया। तो इनके शुरू करने से जब किसान लोग जमींदारों से जो पैसा लेते थे तो वो धीरे धीरे उनके ब्याज के तले ही दबने लगे, यानी जमींदार लोग भी उनका शोषण करने लगे। उसके कारण जो कृषक हैं वो उनका हाल खराब होने लगा, उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। ये हमारा एक गरीबी का कारण है, जिससे वो किसान और भी गरीब होते गए। ग्रामीण गरीबी के कारण, अब गाँव में जो लोग गरीब है उनके क्या कारण है। पहला है प्राकृतिक परिवहन। शुरुआत में भारत एक कृषि प्रधान था और आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव पर ही निर्भर करता है, यानी खेती पर ही निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन का आधार प्राकृतिक तत्व जैसे कि वर्षा, जलवायु इत्यादि। अब बारिश पर और मौसम के अनुसार इस पर ही आज भी हमारी कृषि निर्भर होती है। बार बार अकाल पड़ना, बरसात की अनिश्चितता, बाढ़ इत्यादि के द्वारा भी हमारी आय कम होती है और अनिश्चित होती है, क्योंकि जो किसान लोग हैं जो खेती करते हैं उस पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी इनकम भी धीरे धीरे कम होती है। ये हमारे प्राकृतिक परिबल है, प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती है। दूसरा है जनसंख्या संबंधी परिबल। भारत में आज़ादी के बाद आयोजन काल के दौरान आर्थिक विकास के साथ तेजी से सुधरती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण एक तरफ मृत्यु दर में तेजी से कमी आई। अब जो लोग, एक तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें दूसरी ओर जो मृत्यु दर थी उसमें भी कमी आई है। उसमें कमी कैसे आई है कि आजकल काफ़ी सारी ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं, इतने सारे इलाज होने लग गए कि जो मृत्यु दर ज़्यादा होने लगी थी उनमें भी धीरे धीरे कमी होने लग गई, जिससे भी जनसंख्या और ज़्यादा वृद्धि करी। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी और हमारे पास इनकम नहीं होती है, कृषि के क्षेत्र में भी विकास नहीं हो रहा था, तो उससे भी हमारी एक गरीबी का कारण होता है। अब है आर्थिक कारण। पारिश्रमिक नीची कृषि उत्पादकता। भारत में कृषि क्षेत्र में अधिक गरीबी होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कृषि क्षेत्र में श्रमिक की निम्न कृषि उत्पादकता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, तालीम की सुविधा, पूंजी निवेश की नीति। एक हमारा कारण ये भी है कि उसमें जो किसान लोग हैं उनको ये सब चीज़ें उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, इतनी जानकारी नहीं होती कि वो किस प्रकार से अपनी खेती को अधिक उपजाऊ बना, अधिक फसल करे। अगर ना ही उन्हें इतनी शिक्षा होती है, ना ही वो इतनी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नए मशीनी यंत्रीकरण उनके लिए काफ़ी महंगे पड़ते हैं। फिर है जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण। कृषि के लिए जमीन खूब महत्वपूर्ण है। भारत अंग्रेजों के शासनकाल से जमीनी प्रथा व्यवसाय की वजह से जमीन के मालिकी स्वामित्व जमींदारों के हाथ में। अब उनके मालिकों में जमींदार है तो वो क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे। यानी किसान अगर खेती करते थे तो उनका अधिक हिस्सा खुद के पास रखते थे और उसका कम हिस्सा, यानी जो उपज का कम हिस्सा होता था वो किसानों को उसके रूप में देते थे। यानी उनको उनकी मेहनत, परिश्रम के अनुसार उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिलता था, जिसके कारण क्या होता था कि कृषि लोग धीरे धीरे और गरीबी के करीब होते गए। फिर छोटे और गृह उद्योगों का अल्प
विकास, यानी जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए वो भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनकम के अनुसार, लेकिन उनकी उपेक्षा की गई। उन पे पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य इत्यादि के लिए कारण मौसमी बेरोजगारी, वो भी अब मौसम के अनुसार, जैसे हर वक्त मत्स्य उत्पादन नहीं किया जा सकता, कृषि भी मौसम के अनुसार ही की जाती है, तो इसका प्रभाव भी छोटे उद्योगों पर पड़ता रहा। फिर है तेजी से बढ़ते भाव। हर वस्तु बढ़ते भाव गरीबी को गंभीर रूप से प्रभावित करते। युद्ध, अकाल, नीची राष्ट्रीय स्थिरता, तेजी से बढ़ती मांग, उत्पादन खर्च में हुई वृद्धि आदि कारणों से वस्तु सेवाओं, खाद्य सामग्री के भाव में भी अब दिन प्रतिदिन क्या किया जाता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो इसका दिन प्रतिदिन भाव भी बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति के पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती है कि वो हर समय में महंगी वस्तुएं खरीद सके। इसके लिए इसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति जिन व्यक्ति के पास आय कम होती थी, तो आय कम करने वाले व्यक्ति के पास में खरीद शक्ति भी कम होती है, वो व्यक्ति उतनी वस्तुएं नहीं खरीद सकते, जिससे क्या होता है उनका जीवन स्तर नीचे होता है और वो गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जो न्यूनतम जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति भी कर पाने में वो असमर्थ होते हैं। अब है बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण, यानी बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण किस कारण से होता है। सबसे पहले इसमें है क्योंकि हमारी अधिकांश आबादी किस पर निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है। जैसे अब खेती, बरसाती खेती होने में अब बारिश एक या दो ऐसे बारिश का जब मौसम होता है तो एक या दो बार ही फसल प्राप्त की जा सकती है, जिसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी मौसम के अनुसार काम मिलेगा और बारिश वगैरह नहीं होगी, तो वो व्यक्ति अगर शिक्षित है, कार्यशील है, काम करने लायक है, तो भी वो नहीं कर सकते, यानी वो बेरोजगार माने जाते हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, संयुक्त परिवार कारणों में खेती जनसंख्या की मांग बढ़ने से प्रचंड बेरोजगारी होती है। गांव में कृषि क्षेत्र में पूरक उद्योगों का कम विकास, निवेश कम की गतिशीलता इत्यादि कारण बेरोजगारी का प्रमाण खूब बढ़ता जा रहा है। अब है सामाजिक कारण। सबसे पहले शिक्षा का निम्न स्तर। भारत में गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण तालीम शिक्षा का अभाव है, विशेषकर ग्रामीणों में नई टेक्नोलॉजी, पद्धति, संशोधन केवल उन सब में। गांव में आज भी क्या है कि शिक्षा का प्रमाण अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी जो हो रही है, नई कार्य पद्धति के द्वारा, नई बीज, खाद, इनके द्वारा जो कृषि की फसलें अधिक उपजाऊ बनाई जा सकती है, अधिक फसलें प्राप्त की जा सकती है, उनकी भी कमी होती है, क्योंकि वो अशिक्षित होते हैं, उनका स्तर निम्न होता है। शिक्षा के लिए वो शिक्षा की प्राप्ति, यानी उन्हें प्रशिक्षण कृषि के बारे में नहीं दिया जाता, जिससे भी उनको रोजगार के अवसर कम प्राप्त होते हैं। लैंगिक असमानता। भारत में स्त्री पुरुष असमानता शुरुआत से ही अस्तित्व में रही है, यानी परिणाम स्वरूप स्त्रियों में कुपोषण, कम बेरोजगारी, इसमें व्यक्तियों आज भी क्या है, पहले भी क्या था कि शुरू से ही ये माना चला जा रहा है कि स्त्री और पुरुषों में लैंगिक असमानता मानी जाती है। खान पान में भी उनको कुपोषण, यानी उनको पोषण खाना प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे कि उनको कमजोरी का अनुपात सबसे ज़्यादा स्त्रियों में ही देखने को मिलता है। प्रसूति के समय भी माताएं मृत्यु दर उनकी, क्योंकि उन्हें पौष्टिक खाना प्राप्त नहीं हो पाता है, उनका जितना पारिश्रमिक होता है उनकी उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है, और उनमें शिक्षा का स्तर भी निम्न माना जाता है, क्योंकि उन्हें शिक्षित, आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता है। यह भी एक हमारी गरीबी का कारण ही माना जाता है। अन्य कारण है, पहला है इसमें युद्ध। भारत में आज़ादी के बाद पड़ोसी देश के पाकिस्तान, चीन के समय युद्ध हुआ था। युद्ध के समय देश में कम साधनों के युद्ध के अशस्त्र का उत्पादन आयात पर खर्च किया गया, जिससे जरूरी चीज वस्तु के उत्पादन में कमी की गई। अन्य कारणों में हमारा होता है कि जब युद्ध किया गया था भारत ने आज़ादी के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ, उस समय खाने की वस्तुओं का उत्पादन कम करके अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन ज़्यादा किया जाने लगा, जिससे हुआ क्या, जिससे हमारी जो जीवन जरूरी जो हमारी आवश्यकता है कि वस्तुएं थी उसके उत्पादन में कमी होने लग गई। उसकी कमी से बचने के लिए लोगों ने अनाज, कपड़ा, ईंधन, जरूरी चीज़ें संग्रह करनी खोरी बढ़ा दी। उससे क्या किया कि लोगों ने जो उनके पास था खाने पीने की वस्तुएं उनको इकट्ठी करना वो शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप
महंगी वस्तुएं गई, क्योंकि जो लोग इकट्ठा कर सकते थे उन्होंने तो इकट्ठे करके संग्रह करके रख दिया, लेकिन जो व्यक्ति नहीं खरीद सकते थे उन्हें उन्हीं वस्तुओं के भाव डबल 2 से 3 गुना अधिक बढ़ने के कारण वो नहीं कर पाए और उन्हें उन वस्तुओं में खरीदी लेनी पड़ी, जिससे क्या हुआ कि भाव की समस्या उत्पन्न हो गई और परिणाम स्वरूप गरीबी में वृद्धि होने लगी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। संरक्षण क्षेत्र में वृद्धि। बार बार युद्ध के कारण संरक्षण मामले में अधिक गंभीरता है, जिस संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मिसाइलें, लड़ाकू टैंक इत्यादि में जब खर्च में वृद्धि किसमें हुई, अलग अलग मिसाइलों का इनमें इतना खर्चा होने लग गया कि लोग अपनी जो संपूर्ण जो उपभोग की जो आवश्यकताएं थी उनमें वो व्यक्ति खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि उसका उत्पादन धीरे धीरे कम होता गया और लोगों का आर्थिक विकास के खर्च में भी इसके कारण कमी होती गई, आर्थिक विकास दिगमा होता गया, जिससे लोगों का गरीबी का प्रमाण बढ़ता ही गया। गरीबी घटाने के उपाय। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में उत्पादकता बढ़ाकर उसकी आय बढ़ाकर गरीबी घटाई जा सकती है। अगर श्रमिकों को उनमें मेहनत करवा के कृषि में बढ़ा करके उनकी इनकम को बढ़ाया जा सकते तो गरीबी को कम किया जा सकता है। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। अगर छोटे छोटे जो उद्योग है उनको प्रोत्साहित करके उनमें पैसा लगा करके अगर उनका विस्तार किया जाए, विकास किया जाए तो भी गरीबी दूर की जा सकती है। असंगठित क्षेत्र में विकास। अगर असंगठित क्षेत्र सब्जी विक्रेता, निर्माण क्षेत्र के मजदूर, कृषि मजदूर और हाथ गाड़ी चलाने वाले या समावेश किया जाता है। मजदूरी की सुधारने में कार्य की परिस्थिति निश्चित पेंशन इनको भी अगर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, इन्हें भी कम ब्याज दर पर पैसा दिया जाए तो यहाँ पीने की सुविधा, पानी की व्यवस्था, ऋण की सुविधा इन्हें अगर दी जाए तो हमारी गरीबी को दूर किया जा सकता है। उचित कर नीति का उपयोग। गरीबी घटे इस प्रकार से आय के पुनः वितरण के लिए सरकार कर नीति का उपयोग किया गया, जिसमें धनिक वर्ग जिससे कर बढ़ने के अधीन हुई उनके पास से जो व्यक्ति कर देने लायक है यानी धनिक व्यक्ति है उनसे अधिक कर लिया जाए और जो गरीब व्यक्ति है उनसे कर की दर कम की जाए, जिससे भी गरीबी की मात्रा को कम किया जा सकता है। मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। विकसित क्षेत्रों में जहाँ पर मानव क्षमताओं के विकास हेतु बड़े पैमाने में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में पूंजी निवेश किया जाता है, बेरोजगारी का प्रमाण कम, लोगों के लिए शिक्षा के लिए अधिक प्रमाण में पैसा लगा करके उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें ऊंची मजदूरी स्तर जिससे क्या होगा उनको रोज़गार भी मिलेगा और उनका जो इनकम का जरिया है वो भी उन्हें मिलता रहेगा। इसके और उसके साथ ही उन मजदूरों को काम के स्थान पर जो वो काम करते हैं उसी जगह पर उन्हें तालीम दी जाए, शिक्षा दी जाए उससे संबंधित तो और उन्हें पूंजी निवेश उनको पूंजी भी उनके नए उद्योगों में लगा करके पूंजी निवेश किया जाए, नया उद्योग खुला जाए तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। उचित कीमत पर वस्तुएं सेवाएं यानी जो भी वस्तुएं जिस भी मात्रा में व्यक्तियों को प्राप्त हो उन्हें उनकी कम कीमत यानी रेटों को कम करके दी जाए तो भी व्यक्तियों के जो बेरोजगारी की समस्या उन्हें कम किया जा सकता है, गरीबी रेखा को हम घटा सकते हैं। रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम, जगह जगह पर रोजगार लक्ष्य के कार्यक्रम को रखा जाना आवश्यक है। संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्व जयंती रोजगार, इसके द्वारा भी ये 2 अक्टूबर 1980 से संकलित ग्राम विकास योजना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य में था कि गरीब परिवार में रोजगार, स्वरोजगार को यानी उनके खुद के रोजगार को प्रोत्साहन देने का काम किया गया था, जिससे क्या कि वो लोग इनका आय भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी गरीबी रेखा कम की जा सके। IRDP संकलित ग्राम, ये ऐसे रोजगार सुविधाएं हैं जो लोगों को दी गई थी। संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जाने देना, ग्रामीण महिलाओं और बच्चों का विकास, 10 लाख लोगों की योजना, जिससे क्या कि खेती करने में सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। ग्रामीण कारीगरों के लिए सुधरी हुई टूल किट्स उपलब्ध, टूल किट्स यानी उनको ऐसे औजार यंत्र मशीनी यंत्रीकरण की सुविधा भी कम ब्याज दर पर देनी चाहिए। गंगा कल्याण योजना यानी कृषि के लिए सिंचाई की संपूर्ण सुविधा प्रदान करना। 1 अप्रैल 1999 में उसके संकलित अन्य योजनाओं को सम्मिलित करके उन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम योजना का नाम भी दिया गया। यह नाम ही ऐसा है कि स्वर्ण जयंती यानी सोने जैसा सबका
परिवर्तन, जिस प्रकार सोना चमकता है उसी प्रकार लोगों का भविष्य भी चमका करके उनकी गरीबी को दूर किया जा सके। अब है वेतनिक रोजगार कार्यक्रम। वेतन के अनुसार रोजगार दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1990 के दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार स्थगित की गई, साझी क्षेत्र की नकारात्मक हो गई थी, रोजगार की दर में तीव्रता से वृद्धि हुई। इस परिस्थिति में स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, जिससे सभी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध की जा सके। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कानून को मंजूर किया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत संपत्ति निर्माण कर प्रति वर्ष ग्रामीण, शहरी, गरीब, निम्न वर्ग के परिवार को एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, जिससे क्या होगा, उनकी इनकम प्राप्त होगी उस परिवार को। 2009 में NREGA को सुधार कर महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना इसका नाम दिया गया। दूसरा, आवास की योजना। सभी वर्ग के व्यक्तियों को, यानी अधिकांश ऐसे लोग जो गरीबी के अंतर्गत आने वाले लोग होते हैं, उनको अस्थायी या काम चलाऊ मकानों में जो रहते हैं, यानी वो ऐसे मकानों में रहते हैं जहाँ पर उन्हें रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, उनके लिए सुविधा उपलब्ध करा करके कम ब्याज दर पर या कम कीमतों पर उनके आवास की योजनाओं को दिया कराया जाए। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं। भारत में गरीबी घटाने की व्यूहरचना के फलस्वरूप विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं की गई। इसलिए मजदूरों के लिए 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना भी अमल में लाई गई। इसके साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ₹2 के प्रीमियम से 2 लाख का दुर्घटना बीमा, 12 के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा, वार्षिक 330 के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन स्तर देने वाली जीवन ज्योति योजना भी शुरू की गई, जिससे ऐसे व्यक्तियों की जिससे क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में जो किसानों की जो फसल वगैरह जो नष्ट होती थी, जो उन्हें जोखिम मिलता था, उनके लिए भी उन्हें कुछ राहत प्राप्त हुई। ऐसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। और जन धन योजना, समावेशी गरीबी के मूल चोट करने की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जो 28 अगस्त 2014 के दिन, जिसमें पहले ही दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। 8 जनवरी तक उनकी संख्या 12.58 हो गई थी, और जिसमें 10,590 करोड़ रुपए की जमा राशि भी रखी गई। इससे लोगों को सुविधाएं प्रदान की गई। जन धन योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य, प्रति आबादी बैंकिंग सेवा का प्रमाण बढ़े, प्रति असमानता घटे। इस उद्देश्य से योजना को शुरुआत की गई, जिससे मूल में सरकार के द्वारा गरीबी को दी जाने वाली सहायता सीधे उसके बैंक के खाते में ही पहुंच जाती थी, जिससे इसमें शून्य रकम, और उसमें ब्याज, जब खाता खुलवाया जाता तो उसमें भी पैसा नहीं लगता, उसमें भी शून्य ही रकम, यानी बिना पैसों के ही उनका खाता खुलवाया गया। 5 महीने बाद उसमें 5,000 का ओवरड्राफ्ट प्राप्त हो सकता था, यानी उनको ज़रूरत होती तो वो पैसे उसमें से निकलवा ले सकते थे। 26 जनवरी से पहले खाता खुलवाने वाले को जीवन बीमा का लाभ देने की घोषणा भी करी गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना मूलभूत रूप से वित्तीय समावेशियों के लिए सर्वग्राही योजना मानी गई थी। दूसरे शब्द में सूक्ष्म ऋण यानी कम से कम ऋण और बैंकिंग सुविधा द्वारा गरीबी को मूल रूप से ही खत्म करने का बीड़ा उठाया था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों।